देखिए, सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ होती हैं ना मंगल होती हैं वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने एक बार फिर हाजिर हूं वैभव राज शुक्ला और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आज हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। 4 दिन बाद राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का आगाज होगा और ये कार्यकाल कितना धमाकेदार होना है, इसके संकेत अभी से मिलने लग गए हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर 20 जनवरी तक हमास ने बंधक रिहा नहीं किए तो कयामत होगी। और देखिए, 5 दिन पहले ही हमास और इजरायल में सीज फायर हो गया, बंधकों की रिहाई का रास्ता अब साफ हो गया, मिडिल ईस्ट में शांति की गारंटी हो गई। इसके साथ ही एक और खबर निकल कर आई। कई जानी मानी कंपनियों को झटका देने वाले हिंडनबर्ग को उसके फाउंडर नेथन एंडरसन के बंद करने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। ये इत्तेफाकन भी हो सकता है, मगर इसे भी कुछ लोग ट्रंप की एंट्री के साथ जोड़कर देख रहे हैं। अमेरिका से आई तीसरी खबर भारत के फायदे की है। भाभा समेत 3 परमाणु संस्थानों पर अमेरिका ने प्रतिबंध हटा दिए हैं। इन तीनों खबरों का ट्रंप से क्या कनेक्शन है, इसे विस्तार से आज हम समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमास और इजरायल के बीच हुए सीज फायर से, जिसके लिए पिछले कई महीनों से अमेरिका कोशिश कर रहा था। लगातार बातचीत हो रही थी, मगर जब ट्रंप ने अपने स्पेशल दूत को दोहा भेजा और बाद में हमास को चेतावनी दी, तब हमास नरम पड़ा और सीज फायर की सहमति बन गई। सीज फायर के बाद उम्मीद की जा रही है कि गाजा के हालात ठीक होंगे, लोगों को भोजन और बुनियादी सुविधाएं मिल पाएंगी। खुशी की लहर इजरायल में भी है, क्योंकि हमास के कैद में मौजूद बंधकों की वापसी तय हो गई है। रिपोर्ट देखिए। चेहरों पर खुशी है, आंखों में खुशी के आंसू। और हो भी क्यों ना, लंबे इंतजार के बाद राहत की खबर मिली है। जंग के रुकने की खबर मिली है। अरसे बाद अपनों से मिलने की खबर मिली है। वो अपने जो 15 महीनों से हमास के कैद में हैं और जो भीषण लड़ाई के बीच किसी तरह बच गए हैं, अब उनकी घर वापसी का रास्ता खुल गया है, क्योंकि आखिरकार इजरायल और हमास के बीच सीज फायर के लिए सहमति बन गई है। खुशी सिर्फ इजरायल में ही नहीं है, सुकून गाजा को भी मिला है, जो जंग में इस हद तक तबाह हो चुका है कि तबाही के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। खंडहर में तब्दील हो चुके घर, मलबों में बदल गई रिहायशी बस्तियां, दाने दाने को तरसते लोग, कुपोषण की मार झेलते बच्चे। ये तस्वीरें भी गाजा की पूरी कहानी बयान नहीं करती। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं और 47,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसलिए सीज फायर की खुशी सही मायनों में जितनी गाजा को है, किसी को नहीं होगी। पिछले कई महीनों से इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम के लिए बातचीत हो रही थी। आखिरकार मिस्र, कतर और खास तौर पर अमेरिका की कोशिश रंग लाई है। हमास की ओर से शेयर किए गए डॉक्यूमेंट के अनुसार ये सीज फायर 19 जनवरी से प्रभावी होगा। 42 दिनों का ये सीज फायर 3 चरणों में होगा। पहले चरण के तहत हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा, जबकि इजरायल भी फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा करेगा। इस बात पर सहमति बनी है कि सीज फायर के पहले दिन 3 महिला इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा। 7वें दिन हमास 4 और इजरायली बंधक रिहा करेगा। इस तरह हर 7 दिन पर बंधक रिहा किए जाएंगे। सीज फायर के 6ठे हफ्ते में हमास सभी बचे हुए बंधकों को रिहा कर देगा। इसके बदले में इजरायल अपनी जेलों में बंद फिलिस्तीन के 250 कैदियों को रिहा करेगा। जिन फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाना है, उसकी लिस्ट हमास ने नेतन्याहू सरकार को सौंप दी है। समझौते के तहत इजरायली सेना गाजा की सीमा से 700 मीटर पीछे लौटेगी। सीज फायर के दूसरे चरण में इजरायल और हमास अपने सैन्य ऑपरेशन को स्थायी तौर पर रोक देंगे। इसके साथ ही गाजा से इजरायली सेना पूरी तरह वापस हो जाएगी। इस वक्त इजरायली सैनिकों का पूरे गाजा पर मिस्र की सरहद तक कंट्रोल है, लेकिन अब उनकी वापसी तय हो गई है। इसके साथ ही तीसरे चरण में इजरायल और हमास
दोनों एक दूसरे के मृत नागरिकों के शव सौंपेंगे। हमास पिछले कई महीनों से सीज फायर के लिए तैयार था। अमेरिका भी इसके लिए नेतन्याहू सरकार पर दबाव बना रहा था, मगर बंधकों की रिहाई को लेकर पेच फंसा हुआ था, क्योंकि हमास ने उनकी रिहाई के लिए कुछ शर्तें रखी थी जो इसराइल को मंजूर नहीं थी। मगर हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर के बाद गाजा में भी शांति के लिए दबाव बढ़ा। ट्रंप ने मध्य पूर्व के लिए अपना विशेष दूत भेजा और कतर में हो रही बातचीत को रफ्तार मिली। ट्रंप हर हाल में गाजा की लड़ाई खत्म करवाना चाहते थे। ये बात तब साबित हो गई जब कुछ दिन पहले ट्रंप ने सीधे और सख्त लहजे में कह दिया कि उनके शपथ ग्रहण से पहले अगर सीज फायर नहीं हुआ तो मध्य पूर्व में कयामत होगी। If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। उसके 4 दिन पहले ही समझौता हो गया। इसका फायदा ये होगा कि अक्टूबर 2023 में चल रही लड़ाई रुक जाएगी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने दक्षिणी इसराइल पर हमला किया था और 1200 लोगों की हत्या कर दी थी। इसके साथ ही 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था। इसके बाद इसराइल ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था, जिसने गाजा में बर्बादी की दास्तान लिख दी। गाजा को फिर से आबाद होने में जाने कितना वक्त लगेगा। फिलहाल युद्ध रुकने से फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए बेहद जरूरी मानवीय सहायता मिलने लगेगी। उधर 15 महीने से अधिक समय तक कैद में रहने के बाद बंधक इसराइल में अपने परिवार से मिल पाएंगे। इस सीज फायर का क्रेडिट काफी हद तक ट्रंप को दिया जा रहा है, जिन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, ये ऐतिहासिक समझौता राष्ट्रपति चुनाव में हमारी जीत की वजह से हो पाया। ये डील मेरे प्रशासन की शांति स्थापित करने और अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास का सबूत है। वहीं जो बाइडेन ने भी व्हाइट हाउस से अपने आखिरी भाषण में सीज फायर को अपनी उपलब्धि बताया। Long last, I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. इसे अमेरिका की कूटनीति कहिए या ट्रंप का दबाव, अच्छी खबर ये है कि हमास और इसराइल दोनों शांति के लिए राजी हो गए हैं। मध्य पूर्व में अमन चैन का दौर लौटने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हमास ने जब इजराइल पर हमला किया था तो 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। बाद में जब जंग शुरू हुई तो सीज फायर के दौरान हमास ने 109 लोगों को रिहा कर दिया था। इजरायली सेना ने इस दौरान 8 लोगों को रेस्क्यू भी किया, मगर बंधकों में 37 लोगों का या तो उनको मार दिया गया या फिर किसी वजह से उनकी मौत हो गई। कैद से भागने वाले 3 लोग मार गए और इस वक्त हमास की कैद में जिंदा सिर्फ 60 लोग ही शेष हैं, जबकि 34 लोगों की मौत हो चुकी है। ये 60 जिंदगियां इजराइल के लिए बहुत कीमती हैं। देखिए, ट्रंप की ताजपोशी के पहले मिडिल ईस्ट से अच्छी खबर निकल कर आई, मगर इसके साथ ही अमेरिका से एक चौंकाने वाली खबर निकल कर आई। हिंडनबर्ग के संस्थापक नेथन एंडरसन ने इस कंपनी को बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस कंपनी की भारत में चर्चा तब पहली बार हुई थी जब इसने अपनी रिपोर्ट में अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए थे और उसकी वजह से शेयर बाजार में भूकंप आ गया था। अब हिंडनबर्ग इतिहास का हिस्सा हो जाएगा और इत्तेफाक देखिए कि ये भी ट्रंप के आने से ठीक पहले हुआ है। रिपोर्ट देखिए। साल था 2023, जनवरी का महीना। भारत के शेयर मार्केट में तूफान मचा था। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले भौचक्के थे, क्योंकि एक भारतीय कंपनी के शेयर धड़ाधड़ नीचे गिरने लगे थे। मगर हैरानी की बात थी कि जिस शख्स की वजह से शेयर मार्केट में भूचाल आया था, ज्यादातर लोग उसका नाम तक नहीं जानते थे। अमेरिका में बैठे नेथन एंडरसन की कंपनी हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें अडानी समूह को निशाना बनाया गया था और उस रिपोर्ट का असर ऐसा था कि शेयर मार्केट में अडानी समूह के शेयर संभल नहीं पाए। इसके बाद तो दलाल स्ट्रीट से लेकर सत्ता के गलियारों तक बस एक ही नाम गूंजने लगा,
और वो था हिंडनबर्ग। फिर जनवरी का महीना आया और एक बार फिर हिंडनबर्ग और उसके मालिक नथन एंडरसन चर्चा में हैं। और वजह ये है कि नथन एंडरसन ने अपनी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद कर दिया है। बंद करने की कोई वजह नहीं है, कम से कम एंडरसन ने अपने बयान में कोई ठोस वजह नहीं बताई है। पिछले कई वर्षों से हिंडनबर्ग नाम का जलवा ऐसा रहा कि उसका जिक्र होते ही लोग चौकन्ने हो जाते हैं। अब अचानक कंपनी बंद करने के फैसले से भी दुनिया भर में लोग हैरान हैं। जहन में एक ही सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि हिंडनबर्ग का शटर गिराना पड़ा। पिछले दिनों में एक ही बदलाव आया है कि अमेरिका में सत्ता बदली है। ट्रंप राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। तो क्या एंडरसन के फैसले और ट्रंप की ताजपोशी के बीच कोई कनेक्शन है? फिलहाल कहना मुश्किल है। हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर आरोप लगाया था कि उसने नियमों को ताक पर रखकर स्टॉक हेराफेरी और अकाउंटिंग में धोखाधड़ी की। अडानी समूह ने आरोपों का जोरदार खंडन किया, उन्हें निराधार बताया, साथ ही हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू की। बेशक इन आरोपों की वजह से अडानी समूह को शुरू में झटका लगा, मगर बाद में ग्रुप ने देसी निवेशकों के दम पर दमदार वापसी की और शेयर मार्केट में फिर से मजबूती हासिल कर ली। दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही हिंडनबर्ग के बंद होने की खबर आई, अडानी समूह के शेयर रॉकेट बन गए। अडानी समूह के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जोगेशिंदर सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, कितने गाजी आए कितने गाजी गए। माना जा रहा है कि जिस हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह को अरबों का नुकसान पहुंचाया, वो इस अमेरिकी फर्म के बंद होने को अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों में चर्चा इस बात की है कि एक साल के अंदर हिंडनबर्ग से हिसाब किताब बराबर हो गया। भारत में हिंडनबर्ग का दूसरा बड़ा धमाका सेबी चीफ माधवीपुरी बुच को लेकर था। हिंडनबर्ग का आरोप था कि अडानी ग्रुप के विदेशी फंड में सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और उनके पति की हिस्सेदारी है। हालांकि दोनों ने ऐसे आरोपों को खारिज किया, मगर भारतीय शेयर बाजार को अस्थिर करने की हिंडनबर्ग की मंशा पर जरूर सवाल उठे। अब अपने तमाम आरोपों के साथ हिंडनबर्ग इतिहास का हिस्सा हो चुका है। नथन एंडरसन ने लिखा है कि मैंने हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का निर्णय लिया है। प्लानिंग ये थी कि हम जिन विचारों पर काम कर रहे थे, उनके पूरे होते ही इसे बंद कर दिया जाएगा। मैंने अपने परिवार के साथ समय बिताने, अपने शौक पूरे करने और सफर करने के लिए उत्सुक हूँ। हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने के पीछे कोई खास बात नहीं है, ना ही कोई खतरा है और किसी तरह की कोई स्वास्थ्य समस्या भी नहीं है। अब हिंडनबर्ग इतिहास का हिस्सा हो जाएगा, लेकिन ऐसी कंपनियों का जिक्र जरूर बार बार होगा जिसे हिंडनबर्ग ने तबाह किया। रॉब्लॉक्स, निकोला कॉर्पोरेशन, क्लोवर हेल्थ, ड्राफ्टकिंग्स और ब्लॉक जैसी अमेरिकन कंपनियां इसमें शामिल हैं। जिक्र अमेरिकी कारोबारी और ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी की भी होगी। मार्च 2023 में हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में डॉर्सी की पेमेंट कंपनी ब्लॉक इंक पर आरोप लगाए थे और चंद घंटों में उसे 80,000 करोड़ का झटका लगा था। लेकिन इन सब के साथ इस बात को भी नोट किया जाएगा कि एक भारतीय कंपनी और खुद सेबी पर सवाल उठाकर भी हिंडनबर्ग उसे झटका नहीं दे पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का दावा था कि वो शेयर बाजार में लोगों की मिलीभगत से हो रहे गोलमाल और गड़बड़ियों पर निगरानी रखते हैं, उनकी पोल खोलते हैं और सच्चाई सामने लाते हैं। इसके लिए कंपनी ने कई तरह की जांच करने का दावा किया था। साथ ही साथ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये आधार बनाया था। जिस भी कंपनी पर उसने धोखाधड़ी का आरोप लगाया, उसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि निवेशकों ने उस पर से भरोसा खो दिया पूरी तरीके से। मगर खुद हिंडनबर्ग पर भी गलत और झूठे आरोप लगाकर बाजार से पैसा कमाने का आरोप है। असल में ये कंपनी शॉर्ट सेलिंग करती थी और आरोप ये है कि जानबूझकर रिपोर्ट में गड़बड़ियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता था। इससे जब कंपनियों के शेयर प्राइस गिरते हैं तो हिंडनबर्ग को सीधा मुनाफा होता है।
शॉर्ट सेलिंग शेयर बाजार से पैसा कमाने का शॉर्टकट तरीका है। इसमें ट्रेडर अपने ब्रोकर से शेयर उधार लेकर बेच सकता है। इसके बदले में वो ब्रोकर को पैसा नहीं देता, बल्कि ब्याज सहित शेयर लौटाने का वादा करता है, पर वो खुद उधार लिए गए शेयरों को बाजार में उस वक्त चल रही कीमत पर बेच देता है। उसे उम्मीद होती है कि शेयर के दाम नीचे आएंगे और वो उन शेयरों को सस्ते में खरीद कर ब्रोकर को लौटा देगा। इसमें शेयर के प्राइस जितना नीचे जाते हैं, शॉर्ट सेलर को उतना ही बड़ा मुनाफा होता है। आरोप है कि हिंडनबर्ग पूरी प्लानिंग के साथ शॉर्ट सेलिंग करता आया है। पहले वो ऊंचे दाम पर शेयर उधार लेता है और फिर उस कंपनी के खिलाफ नेगेटिव रिपोर्ट छापता है ताकि उस कंपनी के शेयर नीचे आ जाए। इससे वो मोटी कमाई करता है। देखिए, ट्रंप ने अभी राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं ली है, पर उससे पहले भारत को अमेरिका से एक बड़ी खुशखबरी मिल गई है। अमेरिका ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क समेत भारत के 3 बड़े परमाणु संस्थाओं पर 20 साल से लगा प्रतिबंध अब फाइनली हटा लिया है। इससे अमेरिका के लिए भारत को असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी साझा करने का रास्ता क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन कुछ दिन पहले भारत आए थे और उनकी यात्रा के एक हफ्ते के भीतर ही ये घोषणा कर दी गई है। 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, आपको याद होगा, तब अमेरिका ने यह प्रतिबंध लगा दिया था। और अब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क समेत इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी IGCAR और इंडियन रेयर आर्ट्स यानी IRE से प्रतिबंध पूरी तरीके से हटा लिए गए हैं। ये तीनों संस्थान भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत काम करते हैं। अमेरिका ने कहा है कि इस फैसले का मकसद है संयुक्त अनुसंधान और विकास और विज्ञान प्रौद्योगिकी में सहयोग के साथ साथ उन्नत ऊर्जा सहयोग में बाधाओं को कम करना। अमेरिका इसके जरिए भारत के साथ ऊर्जा और सुरक्षा जरूरतों को पूरा करना चाहता है। साल 2008 में मनमोहन सिंह सरकार के दौरान भारत और अमेरिका के बीच परमाणु करार हुआ था। उसके बाद भारत के लिए परमाणु तकनीक और सामग्री लेने पर लगा प्रतिबंध हट गया था। उसी समझौते के तहत अब अमेरिका ने परमाणु साझेदारी मजबूत करने के लिए तीनों भारतीय संस्थाओं पर लगा प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। लेकिन इसके साथ ही चीन को बड़ा झटका लग गया है। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चीन की 11 संस्थाओं को प्रतिबंध की लिस्ट में जोड़ दिया है, ऐड कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी यानी BIS ने इसकी बाकायदा पुष्टि की है। चीन को स्पष्ट संकेत देता है कि उसकी सैन्य गतिविधियों का समर्थन करने के गंभीर परिणाम होंगे। तो फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।